नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। दिल्ली में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है। उत्तर भारत के दूसरे शहरों से भी कुछ राहत की खबर आ रही है, लेकिन अब डेंगू, मलेरिया, फूड पॉइजनिंग, स्किन एलर्जी और येलो फीवर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूषित पानी के चलते पेट की बीमारियां भी तेज हो गई हैं। आज हम बाढ़ के उतरने के बाद फैलने वाली बीमारियों पर बात करेंगे, साथ ही मच्छरों और पानी के संक्रमण से बचने के उपायों पर भी डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि बाढ़ के बाद आपको किस तरह का एहतियात बरतना है, क्या क्या सावधानी ज़रूरी है और अपने सेहत का ख्याल आप किस तरह से रख सकते हैं। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद सैलाब बने दिल्ली सहित उत्तर भारत के कुछ इलाकों में भारी बारिश ने कहर मचा रखा था। जहां देखो वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन अब तमाम इलाकों में पानी धीरे धीरे उतरने लगा है। ये एक तरफ तो राहत की बात जरूर है, तो दूसरी ओर बाढ़ के बाद पनपने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। जल जमाव, प्रदूषित पानी और गंदगी से लोगों में संक्रमण फैलने का डर है। पहले ये जानना जरूरी है कि बाढ़ का पानी उतरने से किस तरह के संक्रमण और बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। दरअसल बाढ़ का पानी तो उतर जाता है, लेकिन सड़ा हुआ पानी और गंदगी छोड़ जाता है। जगह जगह जल जमाव होने से मच्छर तेजी से पनपते हैं। इससे डेंगू और मलेरिया के साथ साथ त्वचा संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मलेरिया की बात करें तो एनोफिलीज प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। इसके काटने से फ्लैवी वायरस बॉडी में फैल जाता है। डेंगू की बात करें तो ये एडिस इजिप्ट नाम के मच्छरों के काटने से फैलता है। इसमें तेज बुखार, सिरदर्द और प्लेटलेट काउंट में कमी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके इलाज में थोड़ी भी कोताही कई बार घातक साबित होती है। बाढ़ के उतरने के बाद प्रदूषित जल की बात करें तो ये सेहत के लिए बेहद घातक साबित होता है। गंदा पानी टाइफाइड के खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। इसमें तेज बुखार और सिरदर्द के साथ कमजोरी हो जाती है। ये बुखार लंबे समय तक बना रह सकता है। वहीं हेपेटाइटिस ए की बीमारी भी गंदे पानी के चलते होती है। इसमें बुखार, उल्टी और शरीर पर चकत्ते पड़ने की शिकायत होती है। वहीं गंदे पानी से पेट से जुड़ी बीमारियों का भी बेहद खतरा रहता है। इसके संक्रमण से उल्टी, मतली, सिर दर्द, फूड पॉइजनिंग और येलो फीवर जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है। अब इसके बचाव की बात करते हैं। एक तो अपने आसपास पानी जमा है तो चूना या ब्लीचिंग पाउडर, केरोसिन का छिड़काव करें। सिविक बॉडी की मदद से आसपास की जगहों पर नियमित रूप से फॉगिंग करवाएं। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने ताकि मच्छर के काटने का खतरा कम से कम हो। सोने के दौरान मच्छरदानी का इस्तेमाल बेहतर उपाय है। पानी को उबालकर पिएं। साफ सफाई को देखते हुए खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साफ करें। वहीं देर से बने भोजन, फास्ट फूड और तली भुनी चीज खाने से बिल्कुल परहेज करें। सब्जियों को अच्छी तरह से धोएं और फिर उसे अच्छी तरह से पकाएं। बाढ़ के पानी में ना चलें, जिससे पैरों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर बाढ़ के बाद पनपने वाली बीमारियों से दूरी बनाए रखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त डॉक्टर प्रतीत समदानी जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हैं, सीनियर फिजिशियन, और डॉक्टर समीर भाटी हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए क्योंकि हम इस वक्त में हम चर्चा कर रहे हैं जब देश के कई हिस्सों में पहले तो बाढ़ की खबर आई और अब धीरे धीरे वहाँ पर हालात सामान्य होने की खबरें आने लगी हैं। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल प्रतीत समदानी जी आपसे होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सर। देश के उन हिस्सों में जहां बाढ़ का पानी अभी धीरे धीरे उतर रहा है, उसके बाद सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जिन जगहों से बाढ़ का पानी अभी कम हो रहा है, उतर रहा है, वहां पर कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है सर? देखिए, जब भी बाढ़ का पानी किधर भी जमा होता है और जैसे ये धीरे धीरे कम होता है, इसे हम रिसीडिंग कहते हैं, तो ये पानी जम जाता है। देखिए, पानी जमने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम होती है कि सब कूड़ा साथ में जम जाता है,
गैस पाइपलाइन के साथ में ये पानी मिक्स हो जाता है और लीक हो जाता है, घरों से जो केमिकल है वो बाहर आ जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है जो जानवर रहते हैं, जो हमें पेस्ट या रोडेंट्स कहते हैं, और मच्छर रहते हैं, वो बीमारियों का कोई भी जात की बीमारी बढ़ा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण 4-5 चीज़ें को ये शरीर में तकलीफ देती है। एक है त्वचा यानी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी है गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी कि पेट की बीमारी, जिसे हम साधारण में जुलाब, उल्टी ये कहते हैं। थर्ड है बीमारियां जैसे मलेरिया, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, कोलेरा जो एक भयानक बीमारी है जिसमें बहुत सारा लूज स्टूल होता है, और आंख में पानी जाने से आंख को भी तकलीफ दे सकती है, और फेफड़ों को यानी कि लंग्स को भी तकलीफ दे सकती है, क्योंकि इससे एलर्जी और एस्थमा ट्रिगर हो सकता है। तो बाढ़ का पानी कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी, कोई भी शरीर का कोई भी भाग के शरीर को खराब कर सकती है। अच्छा, तो ये आपने डिटेल में बताया कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है। अब जरा चंद्रकांत दहरिया जी, आप तो सर डॉक्टर हैं, आप हमें जरा ये बताएं कि सबसे ज़्यादा, एक तो अभी प्रतीक जी ने ओवरऑल बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा जब बाढ़ का पानी कम होता है या चला जाता है, तो सबसे ज़्यादा डर किस बीमारी का होता है सर, और किस आयु वर्ग में, किस एज ग्रुप में? जो वाटर बॉर्न इलनेसेज होती हैं या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम अर्थात पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, वही सबसे अधिक दिक्कत वाली बात होती है। और दूसरी उसी से जुड़ी हुई है, वो है वेक्टर बॉर्न डिजीज। दोनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि जैसे कि बाढ़ का पानी, जब तक बाढ़ रहती है तब तक उस पर ध्यान रहता है, लेकिन जैसे ही पानी का स्तर गिरने लगता है तो लोग सोचते हैं कि अब सारा समस्या खत्म हो गई। दरअसल समस्या हेल्थ सेक्टर के लिए तो वो करीब कुछ दिनों और कुछ सप्ताह और महीनों तक बनी रहती है। जो हेल्थ रिलेटेड इश्यू इमर्ज करेंगे वो फ्लड खत्म होने के 10 से 15 दिन और 1 महीने तक चलते हैं। अब उनमें कौन सी प्रॉब्लम है? उसमें सबसे पहले डायरिया, क्योंकि जो फ्लड वाटर होता है तो पानी तो बहुत अधिक होता है, लेकिन उससे जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है वो कंटेमिनेटेड हो जाती है। काफी बार सिटीज में वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कॉमन होती है, तो सिर्फ जो बाढ़ से अफेक्टेड एरिया नहीं है बल्कि नॉन अफेक्टेड एरिया है, वहां पर भी एक कंटेमिनेटेड वाटर जा सकता है, और उसकी वजह से डायरिया, हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड और कोलेरा वगैरह की बीमारियां हो सकती हैं, और एक सबसे बड़ी चुनौती है। और इसको व्यक्तिगत स्तर पर और गवर्नमेंट के स्तर पर, दोनों पर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही दूसरी एक, और वैसे तो इसमें डॉक्टर समदानी ने बात की, रेस्पिरेटरी इलनेसेज हो सकती हैं, लेकिन ये 2 और मुख्य मुद्दे हैं। एक है कि चलते जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं, खासतौर से गरीब इलाकों में और जहां पर बाढ़ आती है, वो डिसरप्ट हो जाती हैं। तो उसकी वजह से इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि जो जिसका टीबी का इलाज चल रहा है, जिसका डायबिटीज का इलाज चल रहा है, या जो गर्भवती महिला है जिसको अस्पताल में जाके इलाज करना है, तो बहुत, या बूढ़े बुजुर्ग हैं जो जा नहीं सकते क्योंकि रास्ते बंद हैं, तो उनको भी दिक्कतें आती है। तीसरा, जो दिल्ली की हम बात करते हैं, और खास इंटायर नॉर्थ इंडिया की, लेकिन खासतौर से दिल्ली में, मैं जानता हूँ कि बाकी सारे चिकित्सकों ने भी बताया कि बाढ़ आने से पहले भी दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के केसेज इस साल बाकी सालों की तुलना में अधिक रिपोर्ट हो रहे थे। हॉस्पिटल से मरीज भर्ती, लेकिन अब जब बाढ़ का पानी रिसीड हो रहा है तो इसकी संभावना काफी बढ़ गई है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो वेक्टर बॉर्न इलनेसेज है वो काफी तेजी से फैले, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और एक और बात मैं इस बात को खत्म करने से पहले रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस मौके को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि पानी से जुड़ी हुई वाटर बॉर्न इलनेसेज, डायरिया, टाइफाइड की संभावना अधिक रहती है। तो ऐसे में निहायत जरूरी हो जाता है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर, खासतौर से उन इलाकों में जहां पर फ्लड अफेक्टेड है, लोग अभी भी किसी डिस्प्लेस हैं, तो लोगों को जानने की जरूरत है कि क्लोरिनेटेड वाटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात याद रखनी है कि जो खराब, देखने में कंटेमिनेटेड वाटर लग रहा है, वो निश्चित रूप से पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करें। उसको बेहतर होगा उबाल के इस्तेमाल करें, लेकिन उबालने के लिए गैस या लकड़ी या चूल्हा, जो भी चीजें हैं, वो इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती, तो एक ऑल्टरनेटिव होता है क्लोरिनेटेड वाटर। अब क्लोरीन में जाने की जरूरत है, सरकारी केंद्रों से क्लोरीन और सरकार इस तरह के हेल्थ फ्लड रिलीफ में उपलब्ध भी कराती है। 0.5 mg की क्लोरीन की टैबलेट उपलब्ध होती है, जो 20 लीटर पानी के लिए काफी होती है। लेकिन वो पानी, अगर वो देखने में क्लियर होना चाहिए, जो विजिबल कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसमें एक टैबलेट डालेंगे 20 लीटर पानी में, उसको 30 मिनट तक छोड़ दीजिए, तो 30 मिनट के बाद वो वाटर क्लोरिनेटेड हो जाता है, और होपफुली उसमें कंटेमिनेशन नहीं होगा और बीमारी से बचा सकते हैं। तो याद रखने की बात है कि वाटर को कैसे क्लोरिनेटेड करें और उससे बचाएं, और उबाल के पी सकते हैं तो उबाल के पिएं, यह सबसे अधिक ध्यान देने की बात है। पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब भाटी जी, आप जरा बताएं, आप दिल्ली से हैं सर,
और दिल्ली की जनता आपको इस वक्त सुन रही है जी बिजनेस के जरिए। आप जरा बताइए कि दिल्ली में हमने देखा तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से बाढ़ आई। आप जरा बताइए कि दिल्ली के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस तरह की बीमारियों का खतरा ज़्यादा है और उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो जैसा कि ये जल भराव वाली स्थिति है और अब जैसे पानी कम हो रहा है तो पानी कम होने के बाद वहाँ पर डेफिनेटली पानी अपने साथ बहुत सारी, अभी जो फिलहाल मैंने आज भी देखा काफ़ी जगह पे दिल्ली की जब गए वहाँ पे वो जो पानी है वो एक दलदल की तरह बन गया, मतलब कंटामिनेटेड, उसमें सीवर का पानी भी मिक्स है, बहुत ज़्यादा स्मेली पानी है वो, तो बहुत चीज़ें उसमें, इनफैक्ट आपके जो जानवर हैं उनके अपशिष्ट भी उसमें मिले हुए हैं। तो अब उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी चैलेंज है, जैसा अभी बताया भी डॉक्टर साहब ने, कि पानी अभी जो मॉनसून में हम देखते हैं तो वैसे भी कई तरह की बीमारियां बढ़ जाती है। स्पेशली पानी की बात करें हम, वाटर बॉर्न डिजीज़ और उसके बाद आपका मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़, दोनों तरह की डिजीज़ का प्रिवेलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली में खासतौर पे जैसा हम देखें जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक यहाँ पे डेंगू मलेरिया, डेंगू के इनफेक्ट केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पर जैसे अब क्लस्टर के अंदर जगह जगह पर पानी इकट्ठा हो गया तो फिर डेफिनेटली ये डेंगू के केसेस बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने रहेंगे। और इसके अलावा पानी जब कंटामिनेटेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो उससे फिर टाइफाइड के केसेस में भी अभी फिलहाल अभी भी बढ़ोतरी थी, पर अब वो और ज़्यादा राइज होने के चांसेस बने रहते हैं। कॉलेरा का जैसा बताया, लेप्टोस्पाइरोसिस, इस तरह की चीज़ें, और पेट से संबंधित बीमारियां भी काफ़ी बच्चों के अंदर, हेपेटाइटिस ए, इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन, एलर्जीज, इनके केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करेंगे, हाइजीन पे काम करेंगे, अवेयरनेस पे काम करेंगे, उतना ही आगे आने वाले समय के अंदर इन बीमारियों की हम रोकथाम कर पाएंगे। इसलिए इस चीज़ के लिए बार बार लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि सोर्स इसका पानी है, पानी के थ्रू ही आपकी बीमारी ये अंदर एंटर करेगी। तो पानी एटलीस्ट आप बॉयल करके, जब तक जो भी इन्फेक्टेड, जो भी इस तरह के एरियाज है बिल्कुल जहां पर ये पानी का जल भराव काफ़ी ज़्यादा है इस तरह का, वो एटलीस्ट पानी को बॉयल करके, ठंडा करके और पानी को फिर पिए। और इसके अलावा बाहर आप कुछ भी खाते हैं तो उसका हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, खास तौर पे जैसा अभी हम देखते भी है बाजारों के अंदर चाट, गोलगप्पे वगैरह, ये इस तरह की कोई चीज खाएंगे तो इससे आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस बना रहता है। कटे हुए फल, ये सब चीजें, इनका आपको विशेष तौर पे ध्यान देखना। और ठीक है भाटी जी, नोटेड सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। भाटी जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि क्या क्या ध्यान रखना है। लेकिन अब चर्चा का पहला राउंड हमारा खत्म हुआ और हमने ये जानने की कोशिश की कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद किस किस बीमारी का फैलने का खतरा होता है और कहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरे राउंड में प्रतीत समदानी जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा सर कि आप पानी के बारे में सब लोगों ने जिक्र किया है, क्या ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि बरसात में पानी आप उबाल कर ही पिएं, उबाल कर फिर उसको फिल्टर करें? क्या तरीका होना चाहिए सर प्योर पानी पीने का बारिश के मौसम में या फिर उन इलाकों में जहां पर बाढ़ का पानी अभी जा रहा है धीरे धीरे? मृत्युंजन जी, बारिश के समय या बाढ़ के समय तो अति आवश्यक है कि अगर बॉइलिंग की फैसिलिटी हो तो बिल्कुल पानी को 25 से 30 मिनट बॉईल करिए, उसे सभी तरह के वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं। दूसरा, कोई भी तरह इतना 100% श्योर नहीं है जितना बॉइलिंग है फिल्टरेशन के लिए। तो बॉइलिंग सबसे अच्छी बात है। मैं तो एक शब्द और आगे ज़्यादा कहना चाहता हूँ। देखिए, पानी हर म्यूनिसिपलिटी साफ देती है, लेकिन पाइपलाइन कंटेमिनेटेड बहुत समय तक रहता है, करोजन रहता है, इरोजन रहता है। तो नॉर्मल दिन भी, जिस दिन बाढ़ नहीं हो या बाढ़ के इलाके में आप नहीं हो या बारिश का मौसम नहीं हो, सबसे बेहतर चीज़ ये रहेगी कि आप पानी को बॉईल करके ही पिए। आप बॉईल करके ठंडा पी सकते हैं, गर्म पी सकते हैं, लूक वार्म पी सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये पानी को बॉईल करके फ्रिज में रख के ठंडा भी पी सकते हैं। तो बॉइलिंग सबसे बेस्ट चीज़ है इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, वाटर बॉर्न डिजीजेस प्रिवेंट करने के लिए। यस, तो ये आप गांठ बांध कर रखें, ये बहुत अच्छी बात है कि पानी अगर आप उबाल कर पीते हैं, बॉयल करके पीते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आप जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है उसको आप मात दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पानी के जरिए बहुत सारी बीमारी फैलती है और उसको रोकने में ये बहुत कारगर तरीका है। अब ज़रा आप हमें बताएं लहरिया जी, ये तो बात हो गई। अब मैं एक एक बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि बारिश के बाद मलेरिया का खतरा बहुत होता है सर, बारिश के समय में या फिर जहाँ पर बाढ़ आई, बाढ़ का पानी उतरने के बाद मलेरिया से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए लहरिया जी?
तो मैं जब इस सवाल का जवाब दूंगा उससे मैं पहले एक और महत्वपूर्ण बात, तो जो पानी को उबालने की हुई थी उस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ। वो ये है कि आपको पानी को उबालने के लिए जब तक पानी उबल जाए उसके बाद 1 मिनट और जरूरत है, मतलब उससे अधिक पानी उबालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपकी गैस बहुत अधिक लगेगी। तो उबल जाए और उसके बाद 1 मिनट उतने में काफी है, उसके बाद ठंडा करके आराम से पीजिए। दूसरा फिर आते हैं मलेरिया की बात में, मलेरिया के कैसे फैलता है और इससे कैसे बचाव किया जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं मलेरिया ही नहीं बल्कि बाकी और डेंगू और चिकनगुनिया सारे मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेज है, सारे एक ही तरीके से फैलते हैं, लेकिन इनका वाटर का कलेक्शन डिफरेंट होता है। जो यूजुअली बारिश के बाद मेन रूप से डेंगू के वो होते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर होता है, जहां पर छोटे किसी टूटे हुए गमले में किसी जगह इकट्ठा हो जाता है पानी, उससे डेंगू फैलता है। मलेरिया का मच्छर एक इकट्ठे किए हुए पानी में, गंदे पानी में होता है। तो जहां पर पहली चीज है हमें देखना है कि इस तरह के मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट किसी भी मॉस्किटो के लिए उनको डिस्ट्रॉय करना घर के आसपास, खासतौर से जब बारिश खत्म हो जाती है उसके बाद आप देखिए छत पर, घर के आसपास, गमले में, कहीं पर भी पानी का छोटा सा कलेक्शन नहीं हो रहा हो जिसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग, मॉस्किटो ब्रीडिंग को खत्म कीजिए। उसके कई तरीके होते हैं, जैसे आप केरोसिन ऑयल लेके इस पानी पे डाल सकते हैं, टैंक्स वगैरह में खासतौर से, इनको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, लेकिन छोटे कलेक्शन को आप उलझ के खत्म कीजिए। बाकी इंडिविजुअल प्रोटेक्शन की जरूरत आती है तो फुल स्लीव कपड़े पहनना की जरूरत होती है, खासतौर से बच्चों को फुल स्लीव कपड़े पहनाइए। अन्य बातें जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स और पैचेज होते हैं जो भी आप कर सकते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। एक और बात याद रखने की है कि अगर जो इस तरह की इलनेसेज होती है मलेरिया डेंगू, तो किसी कम्युनिटी में अगर उस तरह से फैल रहा है मलेरिया डेंगू, तो उस सेटिंग में लोगों को अधिक अवेयर होने की जरूरत है। हम जानते हैं कि मॉस्किटो अगर एक सेटिंग में है, कुछ लोगों को हो रहा है तो बाकी लोगों को रिस्क है, तो लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है कि उनके सेटिंग में मलेरिया, मॉस्किटो, कोई भी मॉस्किटो बॉर्न इलनेस कितनी फैल रही है, उस हिसाब से कदम उठाइए। और अंतिम बात इस राउंड में मैं कहूंगा कि कोई भी वेक्टर बॉर्न इलनेस हो या वाटर बॉर्न इलनेस में इंडिविजुअल्स का और फैमिलीज का उतना ही रोल होता है जितना गवर्नमेंट का। हम ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट का अपना काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल जरूर रखना है कि हाँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं या गवर्नमेंट की जो एजेंसी हैं वो अपना काम करें और हम इंडिविजुअल लेवल पे अपना काम करें, तो इससे बीमारियों का जो प्रकोप है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये तरीके हैं जिसके जरिए आप बीमारियों से बच सकते हैं, लेकिन इस पर कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। Congratulations for your 128 surgeries, sir. Congratulations, sir. कहाँ तक पहुँचे? Laparotomy is done, sir. कैंची देना, कैंची। कैंची 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 तो नहीं है। कैंची नहीं है मतलब? आप हर सर्जरी के बाद कैंची पेशेंट के अंदर ही भूल जाते हो। कैंची? मैं? कुछ भी? हाँ। अच्छों से भी कुछ बातें अनदेखी रह जाती हैं जो उन्हें कोई और दिखाता है। वैसे ही सैम को, एक तजुर्बेदार ट्रेडर को उसका अनदेखा सच दिखाए और बनाए बेहतर ट्रेडर। सैम को ट्रेडिंग ऐप। कैंची नहीं भूलनी है, कैंची नहीं भूलनी है, कैंची नहीं भूलनी है। कॉल शॉट नहीं करनी, कॉल शॉट नहीं करनी, कॉल शॉट नहीं करनी, कॉल शॉट, कैंची नहीं भूलनी है, कॉल शॉट। सैमको ने मेरे ट्रेडिंग का अनदेखा सच मुझे दिखाया कि जब मैंने कॉल लॉन्ग किया है बेहतर ट्रेडिंग की है, मैंने कॉल शॉर्ट किया है पैसा गवाया, इसीलिए कॉल शॉर्ट नहीं, कॉल शॉर्ट नहीं, कैंची नहीं कॉल। नमस्कार, सैम को ट्रेडिंग ऐप। हम आप ही के तजुर्बों का अनदेखा सच दिखाते हैं। धन्यवाद। कैंची नहीं भूलनी है, कैंची नहीं भूलनी है यार, कैंची नहीं। 5%, स्टॉप लॉस 5%, स्टॉप लॉस 5%, स्टॉप लॉस 5%, लॉस 5%, स्टॉप। वो सैमको सिक्योरिटी ने मेरी ट्रेडिंग का अनदेखा सच मुझे दिखाया है। जब मैंने स्टॉप लॉस 5% रखा है तब बड़े नुकसान से बचा हूँ, इसीलिए स्टॉप लॉस 5%, स्टॉप लॉस 5%। कैंची नहीं भूलनी है, नहीं भूलनी है। स्टॉप लॉस 5%। नमस्कार, सैम को ट्रेडिंग ऐप। हम आप ही के तजुर्बों का अनदेखा सच दिखाते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Click, click. Meet the real supers that make a film come to life. They are the details that matter. Filmy 11 Pro Series 5. ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं आपको बताने के लिए कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है बारिश के दौरान
और बाढ़ के जाने के बाद होने वाली बीमारियों से बचने के लिए। अब भाटी जी आप बताइए, हमने अभी मलेरिया और डेंगू की बात की जो अभी चंद्रकांत जी ने समझाया, एक टाइफाइड का भी खतरा होता है बाढ़ के तुरंत बाद या बारिश के वक्त में, उससे कैसे बचा जाए? बताइए भाटिया जी। बिल्कुल जी बिल्कुल टाइफाइड के लिए बात कर रहे हैं। जैसे वाटर बॉर्न डिजीज है, अगर आप दूषित खाना खाते हैं कोई भी, या फिर आप दूषित इन्फेक्टेड पानी पी लेते हैं, तो उससे टाइफाइड होने का खतरा बना रहता है और इस समय इसके केसेस बढ़ भी जाते हैं। और खास तौर पे फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि कंटामिनेटेड होने का पानी चांसेस बने रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साफ़ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बाहर का जितना भी आप खाना अवॉइड कर सके बेहतर रहेगा। हाथों को आप अच्छे से वॉश करें, सैनिटाइज करें। इसके अलावा बाहर का कुछ भी कटा हुआ फल वगैरह, सलाद वगैरह, चाट वगैरह, इन सब चीज़ों का आप अवॉइड करें। पानी अपना घर से कैरी करके चलें। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली टाइफाइड को अवॉइड कर सकते हैं। टाइफाइड का टाइम से डिटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग इग्नोर कर दें कि उनको सिम्टम हो रहे हैं इस तरह के, और उसको इग्नोर करें, डॉक्टर से कंसल्ट ना करें। तो अगर उसका टाइमली ट्रीटमेंट ना हो और कंप्लीट ट्रीटमेंट ना हो तो कई बार वो प्रॉब्लम हो जाती है कि लोगों ने सिम्टम्स के हिसाब से थोड़ी दिन दवाई ले ली, फिर वो बंद कर देते हैं, तो उसको दोबारा होने का चांसेस बना रहता है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने आप से कोई दवाइयाँ ना लें, कोई भी किसी भी तरह के पेन किलर्स का इस्तेमाल ना करें। जब भी आपको कोई भी इस तरह के फीवर, बुखार, सर दर्द और ऐसे वायरल वाले कोई सिम्टम होते हैं, अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि काफ़ी बार इन सब बीमारियों के लक्षण कई मिलते हैं, सिमिलर होते हैं, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगा कि अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। ये महत्वपूर्ण सुझाव है जिसको हम सबको मानना चाहिए। अब नानी जी, ये तो बात हो गई क्या प्रिकॉशन, लेकिन खान पान का भी बड़ा रोल रहता है सर बारिश के वक्त में अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए। खान पान की सावधानी रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए सर? देखिए, कोई भी पदार्थ या कोई भी खाना जो 24 घंटे से ज़्यादा बना हुआ हो, मेरा ये रिकमेंडेशन है उसे नहीं है, उसे फ्रिज में रखा गया या रेफ्रिजरेट किया गया हो। अक्सर रास्ते पे खाने से चटनी, पानी पूरी, समोसा, ये और यही इन्फेक्शन का कारण रहता है। आप देखेंगे पानी पूरी वाला जो बनाता है वो पानी कहाँ से लाता है, कैसे बनाया गया है, उनके हाथ साफ है कि नहीं, ये सभी इन्फेक्शन का करता है। फ्रूट्स, जो जैसे कि बात हो रही थी, बाड़ों में अगर फ्रूट या फल या कोई सब्जियां बाजू में हैं तो उससे नहीं खाएं। यदि खाना पड़े या यदि खाने में आए तो उसे अच्छी तरह साफ किया जाए। गर्म पानी या तो पोटेशियम परमैंगनेट करके एक सोल्यूशन आता है या पाउडर आता है, उसको एक छोटे भाग में अच्छी तरह साफ करें गर्म पानी में, तो इससे जंतु मर जाएंगे। खाली वाटर बॉर्न इन्फेक्शन नहीं होते हैं, फल खानों से दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। आपने येलो फीवर की बात की, देखिए येलो फीवर इतना कॉमन नहीं है इंडिया में, ज़्यादा अफ्रीका में आता है, लेकिन ऐसी तरह की जो हम हिमोरेजिक वायरल फीवर बोलते हैं, ये भी कटे हुए फल और फ्रूट से कभी कभी खाने में आने से हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि बाढ़ के बाद लोगों बाहर जाते हैं, खेलने जाते हैं, पानी में नहीं जाए अगर चलना पड़े तो पूरा अपना ख्याल रखे, गमबूट्स या पूरे जूते पहन के जाए, नंगे पैर हाथ से नहीं गिरे, क्योंकि एक दूसरी बीमारी है जिसे हमें लेप्टोस्पायरोसिस कहते हैं, वो भी पानी की तरह आ सकता है। वो अक्सर रोडेंट्स या चूहे होते हैं, उनके यूरिन से अगर शरीर में कोई कटाव हो मनुष्य के तो उससे घुस सकता है। तो ये सब बहुत ही ज़रूरी बात है। ओके, ये देखिए बहुत काम की बात हो रही है और इसलिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बाढ़ वाले इलाकों में तो सावधानी बरतनी ही है, लेकिन चूंकि बारिश के सीजन में आप जहाँ भी रह रहे हैं, बारिश हो रही है, तो बारिश में आपको क्या क्या ख्याल रखना है? एक तो पानी उबाल कर पीना है, बाहर का कुछ ऐसा नहीं खाना है जो ओपन में रखा हो, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बीमारी को मात दे सकते हैं। तो चंद्रकांत जी, अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, पर्सनल लेवल पे क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए तो हमने समझ लिया, लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पर पानी लंबे वक्त तक ठहरा हुआ था, भरा हुआ था, अब पानी उतर रहा है, वहाँ पर क्या मास लेवल पे सरकार की तरफ से या वहाँ की अथॉरिटी की तरफ से कुछ होना चाहिए, कुछ छिड़काव या कुछ ऐसा सुझाव जो आप देना चाहेंगे ताकि कोई बीमारी उस तरह से स्प्रेड ना हो पाए? सर आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लें लहरिया जी। निश्चित रूप से ये जो फ्लड या बाढ़ की सिचुएशन होती है एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, और जो भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होती है उनमें सरकारों की एक बड़ी भूमिका होती है। ये भूमिका जब फ्लड आना या बाढ़ आई है उससे स्टार्ट होती है, और जब तक उसका अंतिम प्रभाव
खत्म नहीं हो जाए तब तक रहती है। तो सबसे पहली जरूरी बात है कि सरकार को जागरूकता लानी होगी, अवेयरनेस एंड एडवाइजरी जारी करनी होगी चाहिए कि देखिए क्या क्या समस्याएं लोगों को हो सकती हैं। हर किसी को लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, उनको नहीं पता होता है, तो हम मान के नहीं चल सकते कि लोग जानते हैं। हर सिचुएशन पर लोगों को अवेयरनेस रेज करने की जरूरत है कि इस पानी को नहीं पिए, क्या वाटर का सेफ सोर्स क्या है, क्लोरीन टैबलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जगह जगह आइस जो पैम्पलेट्स वगैरह हैं उनको लगाने की जरूरत है, हेल्थ फैसिलिटी को चालू करना है। तो ये तो बेसिक मिनिमम जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, जो म्यूनिसिपल एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वाटर का जो सप्लाई है वो इम्प्रूव करे। तीसरा जो महत्वपूर्ण भूमिका है कि हेल्थ सर्विसेज, जैसे जैसे फ्लड का पानी कम होता जाएगा लेकिन समय के साथ जो वाटर बॉर्न इलनेसेज हैं, वेक्टर बॉर्न जो जिनकी हमने बात की, टाइफॉइड, डायरिया, वो बढ़ जाएंगी। तो हेल्थ फैसिलिटी को उस चीज के लिए ये तैयार करना चाहिए कि लोगों को ये सुविधाएं उनके नजदीक और आसपास नजदीक और जल्द से जल्द मिलें। साथ में जो हेल्थ फैसिलिटी है उन पर उसकी जरूरी मेडिकेशंस है, ORS सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। और एक और बात है, जो वेक्टर बॉर्न इलनेसेज हैं उनके लिए जो फ्यूमिगेशन और बाकी सारे कदम उठाने चाहिए। तो हर जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है उस हर प्रॉब्लम के लिए सरकार को अलग अलग कदम उठाने चाहिए। एक अंतिम बात यहाँ पर ये है कि अधिकतर समय जो बड़े शहर होते हैं वहां पर चुनौती आती है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है एजेंसी के बीच में, कि लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए और वो मिलजुल कर काम बहुत जरूरी है। तो भाटी जी, क्या दिल्ली में सब हो रहा है सर, जो बात चंद्रकांत जी कह रहे हैं, क्या दिल्ली में इस तरह का कोऑर्डिनेशन हो रहा है या कुछ प्री प्लानिंग है सरकार की कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद कोई बड़ी बीमारी मास लेवल पे ना फैल जाए? कोई तैयारी चल रही है सर? आप तो ग्राउंड पे हैं। ड्रेनेज को लेके चल रहा है, पर अवेयरनेस को लेके अभी भी काम करने की ज़रूरत है। जैसा हम देख रहे थे कि पानी के अंदर बच्चे भी अभी तो काफ़ी खेल रहे हैं, इस तरह की अवेयरनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी के अंदर लोग जिस तरह से अभी चल रहे हैं, अभी जैसे एलर्जीज के केसेस भी बढ़ गए हैं, तो अवेयरनेस मुझे लग रहा है अभी और ज़्यादा बताने की, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर लहरिया ने भी कहा कि उनके लिए तो ये आम बात है, उनको जब तक हम सेंसिटाइज नहीं करेंगे, अवेयर नहीं करेंगे, तो आई थिंक वो ये इस तरह की चीज़ें आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और पर्सनल लेवल पे भी और सरकार के लेवल पर भी अलर्टनेस, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया भाटी जी आपका, चंद्रकांत लहरिया जी आपका और प्रतीक समदानी जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि बारिश के मौसम में और बाढ़ वाले इलाकों में पानी उतरने के बाद आपको क्या सावधानी अपनी सेहत को लेकर बरतनी है।